हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। कैसे हैं जी आप सभी? क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली। हमारा चल रहा है यूनिट सेकंड, आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस और आपका वेरिएबल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप है रिसर्च में वेरिएबल्स के, जिनको आज हम कवर करेंगे। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? फाइन मैम, ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? एक्चुअली मे भी शायद मेरा माइक खराब हो गया है, जिस वजह से कल वॉइस नहीं आ रही थी। अभी मैं लगा के देखती हूँ माइक, क्योंकि कल तो फिर अभी बताना मुझे वॉइस का, ठीक है? ऑल क्लियर, ओके। अभी बताना अगर अभी वॉइस आती है माइक के साथ तो। अभी आ रही है वॉइस? अभी बताओ एक बार मुझे, वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग जी। विकी, शिवांगी, अंजलि, अनामिका, जोया, गुड इवनिंग। लोमन कुमार जी, गुड इवनिंग। रितु राजी, गुड इवनिंग। जोया, गुड इवनिंग। पीडीएफ सबको मिल गई है? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? कंबाइंड पीडीएफ दे दी थी वैसे मैंने आप लोगों को। कौन सी पीडीएफ सेंड करी थी? यस मैम, वॉइस क्लियर है ना? तो मे भी हो सकता है फिर कल ऐप में कोई प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से, क्योंकि माइक तो चल रहा है। यस मैम, मिल गई है। आई एम न्यू। ओके, आप न्यू हो, ठीक है जी। जो न्यू है वो प्लीज रिकॉर्डेड क्लास से कवर कर लेना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आप लोगों का, बस ये है कि ज्यादा मेहनत लगेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट है, कम्युनिकेशन कंप्लीट है, 5 यूनिट है मेरे पास। रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। मेजरमेंट स्केल, हाँ मेजरमेंट स्केल की दी थी अब। हाँ ठीक है, मिल गई होगी सभी को, ठीक है। मेजरमेंट स्केल की पीडीएफ दी थी कल आप लोगों को। और आज मेरी 9 PM भी क्लास होने वाली है, तो PYQs ना करके आज 9 PM आपको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करवा दूंगी। और अभी हम, हाँ अभी मैं आप लोगों को स्टाइल ऑफ रेफरेंस और आपका वेरिएबल्स करवा दूंगी। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि पीपीटी तो मैंने बना दी है, ठीक है। और कल क्लास का मुझे पता नहीं है, वैसे मैंने जीतू सर को बोला था कि कल की क्लास के लिए, तो कल में भी जीतू सर की क्लास होनी है। अगर जीतू सर की क्लास नहीं होती है तो मेरी क्लास होगी, नहीं तो फिर जीतू सर की क्लास होगी, ठीक है। एंड मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का पीपल एंड डेवलपमेंट न्यू यूनिट। क्लियर है सभी को? मैम उसके बाद क्या करेंगे? किसके बाद मैम? इंग्लिश में है या हिंदी में? बोथ लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज है। और आपकी जो पीडीएफ है ना, वो कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, दिसंबर वाले कोर्स में पेपर 1 में, वहां पर नोट्स में जाओ। नोट्स में पेपर 1 की कम्युनिकेशन बाय प्रियंका, टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका, रिसर्च एप्टीट्यूड बाय प्रियंका, 3 ही यूनिट है जो अभी मैंने कवर करवा दी आप लोगों को। रिसर्च यूनिट आपकी आज कवर हो जाएगी। बाकी इसके बाद आएगी आपकी न्यू यूनिट पीपल एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इस मंथ में कंप्लीट करना है पीपल एंड डेवलपमेंट, तो इम्पोर्टेंट सारी चीजें करवाने वाली हूँ आपको मैं, ठीक है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद, पीपल एंड डेवलपमेंट करेगी जी। यूनिट 9 है आपकी पीपल एंड डेवलपमेंट। क्लियर है सभी को? अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का तो एक बार पूछ लीजिए प्लीज सभी। ओके डन, ठीक है। सभी अपने लिए पॉजिटिव बोल दो, वी वांट JRF, और जो भी कुछ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बी पॉजिटिव, ठीक है। सभी कमेंट कर दो अपनी पॉजिटिविटी के साथ। मैम नोट्स बहुत बनाने हैं। मिस अफरीन, आप इतने नोट्स क्यों बनाते हो? आपको बोला है कि ज्यादा पढ़ाई किया करो। लिखते ही रह जाओगे, नहीं तो फिर पढ़ोगे कब? नोट्स कम बनाओ, बोला तो आपको 1 लीनियर टाइप नोट्स बनाओ, कंसेप्ट की क्लैरिटी करो, रिवीजन ज्यादा ज्यादा करो, नोट्स कम बनाओ। ऐसा ना हो कि लिखते ही रह जाओ आप और आए आपको कुछ भी ना। मीन्स बैलेंस्ड चलना है। जब तक आप बैलेंस, अब ये बैलेंस्ड रहोगे ना तो सही रहेगा। अगर एक पलड़ा रिटर्न रिटर्न लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। मैम यूट्यूब पर PYQ होगी क्या? नहीं, यूट्यूब पर आज आपका पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करवाने वाली हूँ 9 PM। मेरी ही क्लास है अभी 9 PM भी, तो ज्वाइन हो जाना। मैम मुझे इंग्लिश में मैथ समझ आता है, बट मैंने मीडियम हिंदी लिया है। इंग्लिश में ही होता है मैथ तो, हिंदी में तो कहाँ ही होगा। मंजू मैम इंग्लिश में ही करवाते होंगे, अब हिंदी में तो कैसे करवाएंगे वो मैथ?
जहां तक मुझे लगता है इंग्लिश में ही करवाते हैं वो मैथ्स। तो वो तो इजी है, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही करवाएंगे मैथ तो। मेरे पास नहीं, एक्चुअली मेरे पास 5 यूनिट है, टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट एंड आरसी। 5 यूनिट है मेरे पास, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड आपका इंडियन लॉजिक और आपका डीआई वो मंजू मैम के पास है, आईसीटी और हायर एजुकेशन वो आपका जीतू सर के पास है। आई हैव 5 यूनिट्स एंड जीतू सर 2 यूनिट और मंजू मैम के पास आपकी 3 यूनिट्स है। ठीक है। टेलीग्राम का चैनल मंजू मैम ने डिलीट क्यों कर दिया, मुझे नहीं पता मेघा जी, मुझे नहीं पता। ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट क्लास को। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। वी वांट शेयर एफ, ओके जी। ओवरव्यू यस्टरडे क्लास, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जी यस्टरडे क्लास का। तो ठीक है, ये हमारे हो गए थे। ठीक है, प्लेजरिज्म हमारा हो गया कंप्लीट, डायरेक्ट और पैराफ्रेजिंग, सेल्फ प्लेजरिज्म, पैच वर्क प्लेजरिज्म, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म, एक्सीडेंटल, ये सारा हो गया। आज हम करने वाले हैं, पहले करवाऊंगे आपको व्हाट इज वेरिएबल्स, आफ्टर दैट करवाऊंगे आपको स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे भी टाइम, जितना भी टाइम लगेगा हमें। ठीक है, तो अब प्लीज बी रेडी, अब कोई भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिनको कल की क्लास नहीं समझ आई है, एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लो और ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए पेपर 1 न्यू है, आई नो, और पेपर 2 जो है वो तो आप पढ़ते आ रहे हो +1 +2 से लेकर। तो पेपर 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास देखो, 1-2 बार देखो, समझ आ जाएगा कि मैम ने क्या बोला है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? करें स्टार्ट फिर वेरिएबल। ओके, थम्स अप दे दो सभी, स्टार्ट करें फिर वेरिएबल्स। आपको एक और चीज, जो आपको वेरिएबल्स की पीडीएफ है और आपको स्टाइल ऑफ रेफरेंस की पीडीएफ है और आपको पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक की पीडीएफ है, ये मैं कंबाइंड ही दूंगी और कल रात को अपलोड करूंगी पीडीएफ, क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज 9 PM भी क्लास है, तो पॉसिबल नहीं कि आज अपलोड हो पाए, बट कल हो जाएगी आपकी शाम को पीडीएफ अपलोड। ठीक है, सभी को पीडीएफ मिल जाएगी कल आप लोगों को इसकी कंबाइंड, क्योंकि एक ही पीपीटी में मैंने सारा बना दिया है ये आज ही। अभी चल रहा है जो टॉपिक आप लोगों का वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड में है आपका यूनिट सेकंड, रिसर्च एप्टीट्यूड। और इसके साथ, इसके बाद हम जैसे हमारा वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाता है, फिर स्टाइल ऑफ रेफरेंस करेंगे। ठीक है, जिसमें एपीए है, एमएल है, चिकागो है, आपको आईबीआईडी है। ठीक है, और वो ओपी ऐसा करके कुछ समथिंग है, वो सारी चीजें करेंगे। ओके जी, वेरी गुड। अब देखो, अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कुछ भी नहीं है, सिंपल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अ वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज बिटवीन ग्रुप और ओवर टाइम। जब कोई चीज चेंज होती है ना, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जो वेरी करती है। सॉरी सॉरी, जब कोई चीज चेंज होती है या कोई चीज वेरी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट गेन होता है या फिर कम होता है, ठीक है, तो वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम होगी, ज्यादा कम हो रही है, तो वेरिएबल हो गया। मींस कि जब चेंज होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज एनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल इन स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च। ये वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऑल स्टडीज एनालाइज अ वेरिएबल विच कैन डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एरिया। बस आपने इतना याद रखना है, वेरिएबल का मतलब क्या है, कि जब कोई चीज चेंज होती है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्लियर है जी सभी को? अब वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइज वेरिएबल्स इनटू वैरायटी ऑफ कैटेगरीज, द मोस्ट कॉमन विच ऑफ इंक्लूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमने बहुत बार किया है। इवन देन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से हम करते आ रहे हैं इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हमने बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा था, रिसर्च में डिटेल में पढ़ाया आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इवन देन इसके अंडर जो मेथड्स आते हैं वो भी करवाए थे आपको। इंटरवेनिंग वेरिएबल आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं, बट मैं बताऊंगी। मॉडरेटिंग वेरिएबल न्यू है आप लोगों के लिए। एक्सटर्नोस वेरिएबल भी न्यू है, कंफाउंडिंग वेरिएबल भी न्यू है, कंट्रोल वेरिएबल हमने पढ़ा था, कॉम्पोजिट वेरिएबल भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू रहने वाला है, ठीक है। अभी हम करेंगे इनको डिटेल में, और यहाँ से बनते हैं जी क्वेश्चंस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से, इसलिए ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएबल्स। गुड इवनिंग कृति जी। अब देखो, सबसे पहले आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, कोई मुझे बताएगा? कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है ना, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ये होता है हमारा कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ये होता है हमारा इफेक्ट। बहुत बार बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, जो टीचर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है, और जो स्टूडेंट है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है। क्लियर है? अब कॉज का क्या मतलब है, अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस पे बेस्ट इफेक्ट होगा। क्लियर है? तो वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने टीचर एज एग्जाम्पल लिया। फॉर एग्जाम्पल बारिश है, मीन्स रेन बोलो, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो रेन है जब वो फसल पर पड़ेगी, ठीक है, तो जो आपकी फसल है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ओके जी। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब देखो, अ वेरिएबल दैट स्टैंड अलोन एंड इट्स changed by the other variable or factor that are measured. A variable that relies on can be changed by other factor that are measured. ठीक है, मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इसको मैनिपुलेट किया जाता है, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको मेजर किया जाता है। मीन्स इसका जो इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो उसको मेजर किया जाता है। क्लियर है सभी को? अदर वेरिएबल्स सच एज वेयर समवन लिव्स, what they eat or how much they exercise are not going to change their age. A grade someone gets on an exam depends on factors, ठीक है, depends on factors such as how much sleep they got and how long they studied. क्लियर है जी सभी को? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत बार मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। ये वाला ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल टाइप ऑफ रिसर्च में देख लेना, वहां पे बताया हुआ है। यहाँ पे तो सिर्फ इंग्लिश में ही है, बिकॉज ये इमेज थी तो इमेज हिंदी में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताऊं, हमने अभी 1-2 दिन पहले मेजरमेंट स्केल्स पढ़ा है, तो जो आपका क्वांटिटेटिव है ये कौन से स्केल को मेजर करता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से स्केल को मेजरमेंट करता है, बताओ। ये पढ़ लिया सुमित्रा जी हमने, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ लिया है, क्वांटी और क्वालिटेटिव बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। ये सिर्फ अभी आप लोगों का एक ओवरव्यू सा दे रही हूँ मैं। क्वांटिटेटिव इंटरवल और रेशो नहीं था? रेशो रेशो क्या बोल रहे हो, इंटरवल और रेशो था। और अभी पढ़ा है 2 दिन पहले, उसके बावजूद भी ये कंडीशन है। रेशो रेशो बोल रहे हो सारे, इंटरवल और रेशो था, हाँ जी। और क्वालिटेटिव बताओ, क्वालिटेटिव कौन सा मेजरमेंट स्केल को मेजर करता है? क्वालिटेटिव हाँ जी, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। इंटरवल और रेशियो जो है आपका वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल को मेजर्स करते हैं कहीं ना कहीं। और क्वालिटेटिव कौन सा है आपका? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। यस, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल हो गया आपका नेम, कैटेगरीज होगी, और ऑर्डिनल हो गया जब हम ऑर्डर में लेकर आते हैं, मीन्स रैंक या फिर रेटिंग होगी। क्लियर है? इंटरवल हो गया आपका जब हम गैप देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इक्वल गैप जब हम देखते हैं या डिफरेंस का जब हमें पता होता है। और रेशो तो आपकी फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चीजें होगी। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अब देखो, क्वांटिटेटिव डाटा एनी डाटा सेट दैट इन्वॉल्व नंबर्स और अमाउंट, कहीं ना कहीं नेम से क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है, सारी चीजें बता चुकी हूँ पहले भी। नॉन न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, और ये आप लोगों का नॉन न्यूमेरिकल हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे बिहेवियर को चेक किया जाता है। क्लियर है?
अब आई कलर और डॉग ब्रीड, हाइट, डिस्टेंस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टाइप ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस अभी करूंगी इसको, ठीक है। और बाइनरी, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। बाइनरी का मतलब भी क्या होता है, टू वैल्यूज यहाँ पे दी होती है, 0 एंड 1, आपका बाइनरी होता है ना। अभी देखो, रिसर्चर कैन फर्दर कैटेगराइज क्वांटिटेटिव वेरिएबल इनटू टू टाइप्स, ये नहीं किया था हमने, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हमने कौन से किए थे, कोई बताएगा? एक्सपेरिमेंटल किया था, डिस्क्रिप्टिव किया था, ये वाले टाइप्स किए थे ना हमने जब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था। अब देखो डिस्क्रीट कौन सा होता है, एनी न्यूमेरिकल वेरिएबल यू कैन रियलिस्टिक अकाउंट सच एज द कॉइन्स योर वॉलेट। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर डिस्क्रीट की बात करूं, होल नंबर जब हम लेते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान है तो आप उसको ऐसे थोड़ी बोलेगे ये आधा बंदा है, आप क्या बोलोगे कि एक इंसान है ना, इंडिविजुअल, आप उसको डिवाइड नहीं, आप उसको ये नहीं बोल सकते 1.5 है 1.6 है, उसको क्या बोलोगे आप, पूरा बंदा है ना, पूरा पूरा लोगे, मीन्स होल नंबर, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर कंटिन्यूस की बात करूं, न्यूमेरिकल वेरिएबल दैट यू कुड नेवर फिनिश काउंटिंग सच एज टाइम। अगर मैं सिंपल बात करूं, जो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, यहाँ पे हम होल नंबर नहीं लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, 1.5 1.6 1.7, इस तरह से, क्लियर है। अब मान लो अगर मैं एक इंसान की बात करूं, तो आप इंसान को, एक पूरा इंडिविजुअल को कैसे गिनोगे आप, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर हम उनकी हाइट की बात करें या फिर अगर हम उनके वेट की बात करें, तो हाँ आप मेजर कर सकते हो 1.5 या फिर 5.3, इस तरह से आप हाइट मेजर कर सकते हो। जहां पे पॉइंट लग गया, इट मीन्स कि वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ गया। और जो विदाउट एनी पॉइंट है, इट मीन्स कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो होल नंबर जब आप लोगे, इंक्लूड करोगे होल नंबर को या फिर कंसिडर करोगे आप होल नंबर को, तो वो आ जाएगा आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल आ जाएगा आपका जब आप डिवाइड करोगे, मीन्स कि आप कहीं ना कहीं पॉइंट लेकर आओगे। क्लियर है? हाँ जी, इनडेफिनेट वाला, वेरी गुड मोहम्मद जी। ओके नेक्स्ट चलिए, ये कौन सा था आपका, क्वांटिटेटिव। एग्जाम में पूछा जा सकता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस आपका क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस नंबर को मेजर कर रहा है। कैसे याद रखोगे कि हमने बताया था होल नंबर और आपका होल नंबर एंड आपका मीन्स की होल नंबर है और होल नंबर नहीं है, इस तरह से याद रख लेना नंबर, ठीक है। मेन यहाँ पे नंबर। और न्यूमेरिक आपको पता है कि क्वांटिटेटिव में पूछा जाता है हमेशा, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। हिंदी में देखो, पृथक, पृथक का क्या मतलब होता है, कोई भी संख्यात्मक चर जिसे आप वास्तविक रूप से गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे आप गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब किसी इंसान को, आपको किसी पीपल को, किसी इंडिविजुअल को आपको गिनना है, तो आप उसको कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे ना। जैसे कि आपके बटुए में सिक्के या आपके बचत खाते में पैसा, ठीक है, आपके बटुए में सिक्के हैं तो आप उसको भी 1 2 3 4 करके गिनोगे, या फिर आपके बचत खाते में पैसा 10 20 करके आप गिनोगे। आप ऐसा नहीं बोलोगे 10.5 या फिर 20.5, ऐसा थोड़ी गिनोगे आप, या फिर 100.5। 100 का नोट है तो 100 का ही है, मीन्स की होल नंबर जहां पर आप लोगे, पूरे पूरे नंबर। सतत क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूस, संख्यात्मक चर जिन्हें आप कभी भी गिन नहीं सकते, जैसे समय। अब जो आपका आप ना एक्यूरेट नहीं गिन सकते, मीन्स आप होल नंबर नहीं गिन सकते, जैसे कि 5:10 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं, 7 ये जहाँ पे पॉइंट लग गया ना, इट मीन्स कि वो क्या हो गया, आप लोगों का सतत हो गया। क्लियर है, कॉन्टिन्यूस हो गया, जो काउंट नहीं कर सकते। हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट, रिसर्चर कैन फर्दर कैटेगराइज क्वालिटेटिव और कैटेगरिकल वेरिएबल इनटू 3 टाइप्स, बाइनरी, और इसको ना एक और चीज बोला जाता है, इसका नेम है डिक्टोन, एक मिनट, पूछा जाता है डिक्टोनमस, डिक्टोनमस भी इसको बोला जाता है एग्जाम में। बाइनरी के अगर बाइनरी नहीं दिया होगा ना, तो अगर डिक्टोनमस दिया होगा, डिक्टोनोमस भी इसको बोला जाता है, मींस की वेरिएबल विद ओनली टू कैटेगरी सच एज मेल और फीमेल एंड रेड और ब्लू। अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी, और कैटेगरी कहाँ आती है, बताएगा कोई मुझे, कैटेगरीज अगर हम नेम की बात करें या फिर कैटेगरीज की बात करें, कहाँ आती है, कहाँ पढ़ा था हमने कैटेगरीज? हाँ जी, जिसे हम हाफ कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस में। जल्दी से बताओ कैटेगरीज कहाँ पढ़ा था हमने? नॉमिनल स्केल में, वेरी गुड। नॉमिनल स्केल में हमने क्या पढ़ा था, कैटेगरीज, यस या नो, मेल या फीमेल, ठीक है, इस तरह से, जहां पे ओनली टू वैल्यू, रेड और ब्लू, ठीक है।
ओनली टू वैल्यू आएगी, डिक्रोनोमस बोला जाएगा या फिर उसको बाइनरी बोला जाएगा। और बाइनरी आपको पता है, अपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, बाइनरी की वैल्यू क्या होती है, 0 एंड 1। मीन्स की ओनली जहाँ पे दो वैल्यू ली जाती है उसको बोला जाता है बाइनरी या फिर डिक्रोनोमस। और अगर मैं इसी के साथ एक और बात करूँ, पॉलो पॉली पोलोटोमस, पॉलियोटोमस, ठीक है। यहाँ पे क्या, पॉली का मतलब ही आपको पता है कहीं ना कहीं मैनी हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे मोर देन टू वैल्यूज को हम लेते हैं, मोर देन टू वैल्यू जहां पर हम इंक्लूड करेंगे वो हो जाएगा आपको पॉलियोटोमस। क्लियर है, ये भी याद रख लेना प्लीज, पूछा जा सकता है एग्जाम में, यहाँ पीडीएफ में नहीं दिया है पीपीटी में। अब नॉमिनल आपको पता है, ये करवा चुकी हूँ मैं। वेरिएबल्स यू कैन ऑर्गेनाइज इन मोर देन टू कैटेगरीज दैट डू नॉट फॉलो पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ऑर्डर को फॉलो कौन करता है, ऑर्डिनल, ये हम कर चुके हैं मेजरमेंट स्केल में। टेक फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग टाइप, सिंगल फैमिली होम, वही वाला आपको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ओनली टू कैटेगरी, यस या नो, मेल या फीमेल, रेड और ब्लू। ऑर्डिनल की बात क्या है कि जो हमने नेम तो दे दिए अभी, अब हम उसको रैंक देंगे, ऑर्डर में रखेंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, ठीक है। सेटिस्फेक्शन हो गया, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, ये हम कर चुके हैं वैसे भी। बाइनरी बता दिया है आपको, नामात्र वेरिएबल जहाँ पे आप दो से अधिक श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। और सामान्य आपका वेरिएबल आप दो से अधिक श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं, मीन्स एक ऑर्डर दे देना या फिर रैंक दे देना। ओके जी, नेक्स्ट चलिए इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। बाइनरी का मतलब ये होता है आपका मेनली जहां पर आप टू वैल्यू को इंक्लूड करोगे, ओनली टू वैल्यू लोगे बाइनरी, ठीक है। बाइनरी टू वैल्यू लोगे। अगर हम आईसीटी में बात करें तो आईसीटी में 0 एंड 1 यही होता है बाइनरी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ठीक है, वो सारे नंबर आपने पढ़े होंगे। टू कैटेगरीज को लेंगे, मोर देन टू कैटेगरीज नो ऑर्डर, और ऑर्डिनल में मोर देन टू विद ऑर्डर। हाँ जी प्रेरणा जी, ठीक है, ऐसे और ऐसे ही नोट्स बनते हैं। ये बताती हूँ, अभी हिंदी में भी है स्लाइड ये वाली। अब देखो, अर्थ इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेटिंग वेरिएबल, सुनना प्लीज मेरी बात को ध्यान से। अ थ्योरेटिकल वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कॉज और कनेक्शन बिटवीन अदर स्टडी मटेरियल। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, जो आपका इंडिपेंडेंट और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इन दोनों को कौन आपस में जोड़ता है, वो होता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। और मॉडरेटिंग वेरिएबल की बात करें, जो इन दोनों के रिलेशनशिप है ना, उसको उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसके उस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देने के लिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देने के लिए जो काम करेगा वो हो जाएगा आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल, ठीक है। अभी बताती हूँ डिटेल में। अब देखो, चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय स्ट्रेंथनिंग, ये वाला कीवर्ड है यहाँ पे। जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ देगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग, ठीक है। या तो उसके कारण जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, या तो उसका रिलेशनशिप जो है मजबूत बनेगा, या फिर उसका रिलेशनशिप आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। द इंटरवेनिंग वेरिएबल इफेक्ट। अब देखो ध्यान से सुनना, हाँ यूनिट सेकंड की बहुत दिन बाद क्लास अटेंड कर रही हूँ, हाँ तभी तो, जब काफी दिन बाद देखो, अगर तो सिस्टमेटिकल तरीके से क्लास अटेंड करोगे, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको ना ऑलरेडी सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने देखी होती है, सुनी होती है, पढ़ी होती है। और मैं आप लोगों को पता ही है कि मैं क्लास में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। अगर तो आपने पूरी पूरी क्लास अटेंड करी होगी सिस्टमेटिकल तरीके से, तो आपको सब कुछ आएगा। अगर आप ऐसे क्लास अटेंड करोगे, एक दिन अटेंड करी, फिर 2-3 दिन बाद अटेंड करी, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो आपकी स्टडी है ना कहीं इसमें कड़ियों से कड़ी जुड़ी होती है। अगर मान लो अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड पूरी ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो उसके कुछ कंसेप्ट होंगे जो रिसर्च में भी होंगे। कम्युनिकेशन अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तो उसके कुछ ऐसे मीनिंग रहेंगे जो आपके टीचिंग और रिसर्च में भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए बोलते हो कि जब भी पढ़ाई करो, डिटेल में पढ़ाई करो, एक एक यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ो, वही यूनिट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दूसरी यूनिट के लिए भी थोड़ा थोड़ा हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ा करो प्लीज, डेली क्लास अटेंड करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो फिर परेशान रहोगे, फिर समझ नहीं आता, फिर ऐसे बीच में से क्लास लोगे ना, फिर समझ नहीं आएगा। अब देखो, इंटरवेनिंग वेरिएबल आपका कौन सा वेरिएबल रहता है, ऑल्सो नोन एज मेडिएटर, इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, याद रखना। इंटरवेनिंग वेरिएबल को और कौन सा वेरिएबल बोला जाता है, मेडिएटर, मीन्स मध्यस्थता था। मेडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच टू वेरिएबल आर रिलेटेड। अब देखो, ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सुनना ध्यान से प्लीज, और ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल।
अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं, हमने किसको बोला था, टीचर को बोला था। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं, हमने किसको बोला था, स्टूडेंट ने बोला था। अब इन दोनों को जो आपस में जोड़ेगा वो कौन है? फॉर एग्जाम्पल टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या है? बुक्स है। और अभी हम हमारे बीच में क्या है? मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, क्या है हमारे बीच में? कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट कौन सा चल रहा है हमारा अभी? इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स, मीन्स की टाइप ऑफ वेरिएबल्स चल रहा है हमारा रिसर्च में। ठीक है, तो इन दोनों को जो आपस में जोड़ने का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, मीडिएटर भी जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका इंटरवेनिंग या मीडिएटर या मीडिएटिंग वेरिएबल। क्लियर है सभी को? पीपीटी बुक, हाँ जी, वेरी गुड सुनीता पाल जी। अभी चाहे आप पीपीटी बोलो, फिर चाहे आप बुक बोलो। बुक देखो, अगर हमारी तो ऑफलाइन क्लास हो रही होती है तो ऑब्वियसली हम बोलते बुक, बट अभी हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? पीपीटी। ठीक है, हाँ जी, मीडिएटर। और अगर हम मॉडरेटिंग वेरिएबल की बात करें तो मॉडरेटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमारे रिलेशनशिप को, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को, फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट नहीं बोलूंगी, ये तो हमने निमोनिक बनाया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को जो या तो स्ट्रेंथ करेगा, या तो स्ट्रेंथ मिलने वाली है इससे, या फिर वीकनेस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है मेरी सैलरी। ठीक है, और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है मेरी जॉब परफॉर्मेंस। और जो मेरा मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो है सपोज मोटिवेशन। ठीक है, अब मान लो कि जब भी हम कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, इतनी बात सभी को पता होगी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सैलरी मिले आप तभी खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है आपकी जॉब की परफॉर्मेंस के लिए, ताकि आपकी जो जॉब है वो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओ अपनी जॉब को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सैलरी दी जाएगी तभी आप अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करोगे, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलेगी तो भी आप अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करोगे। क्लियर है? जो स्ट्रेंथ देगा, जो या तो ये स्ट्रेंथ बनेगा, और अगर देखो, अगर मोटिवेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ बन जाएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। और अगर हम बात करें यहाँ पे डीमोटिवेशन की, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही है, डीमोटिवेशन की बात बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस बन जाएगा हमारी जॉब परफॉर्मेंस के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है ना जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसपे इफेक्ट देखा जाता है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका कॉज रहता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका इफेक्ट रहता है। सैलरी अच्छी होगी तो क्या होगा? जॉब परफॉर्मेंस भी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सैलरी अच्छी नहीं होगी तो बंदा जॉब ही क्यों करेगा, वो छोड़ देगा जॉब। ठीक है, और उसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ उसको क्या चाहिए? सैलरी के साथ साथ उसको मोटिवेशन चाहिए ताकि वो और अच्छे से इंक्रीज कर सके अपनी परफॉर्मेंस में। समझ रहे हो सबको? इंटरवेनिंग मीडिएटर वेरिएबल हो गया, कनेक्ट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और साथ के साथ ये लिखो, जो आपका मॉडरेटर वेरिएबल है वो वेरिएबल हो गया जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को या तो स्ट्रेंथ करेगा या फिर वीकनेस देगा। ठीक है, ये भी लिख लेना साथ के साथ जब नोट्स बनाओगे। क्लियर है जी सभी को? यस या नो, थम्स अप, कुछ भी दो, बता दो मुझे, फिर नेक्स्ट चलते आगे। बोलिए, थम्स अप दो, कुछ तो दो। ओके, ठीक है, गुड। अब देखो नेक्स्ट, एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल और आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, ये मैंने हिंदी में बताया। इंटरवेनिंग वेरिएबल आपका मध्यवर्ती चर हो जाएगा, जिसे मध्यस्थ, ये तो मैंने बोल दिया था, मध्यस्थ और मध्यस्थ चर के रूप में भी जाना जाता है। उस प्रक्रिया की व्याख्या करता है जिसके माध्यम से दो चर संबंधित होते हैं, जबकि एक मॉडरेटर या मॉडरेटर चर उस रिश्ते की ताकत और दिशा को प्रभावित करता है, रिश्ते की ताकत। ठीक है, ये कीवर्ड है यहाँ पर मॉडरेटर में, और ये मध्यस्थ, और ये वाला आपका कीवर्ड है आपका किसमें? इसमें मध्यवर्ती चर में। ठीक है, ये कीवर्ड है। और कीवर्ड कब काम करता है? जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, नहीं तो कीवर्ड काम नहीं करेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। लास्ट की लाइन कौन सा, हिंदी वाला बोल रहे हो परमदीप जी आप? रिश्ते की ताकत मीन्स की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिश्ते को मजबूत बनाएगा उसको बोलेंगे हम, या तो मजबूत बनाएगा या कमजोर बनाएगा, उसको बोलेंगे मॉडरेटर। मॉडरेटर, ठीक है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर कीवर्ड काम करता है। कीवर्ड इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि इतनी सारी चीजें एग्जाम में याद कर पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है।
20-20 बुक्स आप याद रख पाओ, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए कीवर्ड काम करता है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, कीवर्ड आते होंगे, और आपको पता है जब मैंने PYQs करवाए थे किस तरह से करवाए थे, अंडरलाइन करवाई थी चीजें। गिव स्ट्रेंथ वीकनेस टू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, रिलेशनशिप कर लेना, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलिए फिर। एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल एंड आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, फैक्टर दैट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया, और इसकी जगह यहाँ पे एग्जाम में क्या दिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया था, जो कि गलत हो जाना था, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लो, इतनी छोटी छोटी चीजें भी आपको याद करनी होती है। कीवर्ड है डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट करता है आपका एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल, बताऊंगी कैसे। बट दैट द रिसर्चर्स डिड नॉट ओरिजिनली कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, extra variable that the researchers did not account for that can discuss another variable effect and so show false correlations। अब मैं बताती हूँ आपको अपनी लैंग्वेज में। देखो, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कहीं ना कहीं देख लो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही चलता आ रहा है, और ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है हम टीचर, और ये है आप स्टूडेंट, ठीक है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा मीन्स कि जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे थे, हम क्या स्टडी कर रहे थे, हम तो PPT स्टडी कर रहे हैं या फिर हम बुक्स, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो गया। अब जिसको हम स्टडी नहीं करे, जो अचानक से आ गया या फिर जो खुद से आ गया, वो हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा, नाम से ही क्लियर है कहीं ना कहीं, एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल। अब एक्स्ट्रा क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपके आपके जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आपके आस पड़ोस में है मैरिज, और वहां पे लगे हैं सॉन्ग्स, क्लियर है, वहां पे लगे सॉन्ग्स। अगर तो उन सॉन्ग्स का जो वो जो सॉन्ग्स लगे हैं ना, वो किसको किस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो इफेक्ट डाल रहे हैं। मीन्स कि इफेक्ट किसका पड़ना चाहिए था, टीचर का इफेक्ट पड़ना चाहिए था स्टूडेंट पे, बट क्या हुआ कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो इफेक्ट डाल रहे, तो वो हो गया आपका एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल। सुनना प्लीज मेरी, हाँ, चुगली आंटी, हाँ, चाहे वो चुगली वाला कर लो, आप बहन चुगली करे, ठीक है, चाहे वो वाला कर लो आप लोग, ठीक है। कि आपके सामने कोई बैठा है और वो लगा है कुछ कुछ बोलने लगा है, और आप पढ़ाई कर रहे हो, और आपका ध्यान जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हटकर आपका ध्यान जो है वो आपका चला गया वहां पे चुगली आंटी के पास, ठीक है। तो वो हो गया आपका एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल। अगर हम कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करें, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है जो पूरी तरह से, अब क्या हुआ कि आपका सिर्फ अभी तो ध्यान गया था हल्का सा, ठीक है, आपका ध्यान गया था हल्का सा, बट अभी सिर्फ ये है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर भी अपनी नजर रखी है, बस वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। बट कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जब आप पूरी तरह से वहां चले गए, उसकी बातें सुनने लगे, या फिर पूरी तरह से आप सॉन्ग सुनने लगे, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो पूरी तरह से सॉन्ग सुनने लग गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं सुन रहा है, तो हो जाएगा आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल की एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल का पूरा पूरा इफेक्ट पड़ चुका है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा। एक्स्ट्रा नॉइज, अगर सिंपल बात बताऊं, एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल क्या हुआ, सॉन्ग्स, ठीक है, शोर आ रहा था, ठीक है, ठीक है, बट जो शोर था उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो हो जाएगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब देखो, कंफाउंडिंग वेरिएबल एक प्रकार का बाहरी वेरिएबल है। कौन सा बाहरी वेरिएबल है, जो एक्सटर्नल वेरिएबल से आया था, जो स्वतंत्र और आश्रित दोनों वेरिएबल से जुड़ा रहता है। अस्वतंत्र होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों से जुड़ा रहता है, ठीक है। बाह्य चर वह है जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है। ये अवांछित चर अनजाने में किसी अध्ययन के परिणामों को बदल सकते हैं, या शोधकर्ता उन परिणामों की व्याख्या कैसे कर सकता है। एक भ्रमित करने वाला चर आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है, और स्वतंत्र चर के साथ सहसंबंध भी रखता है या उसे प्रभावित करता है। भ्रमित करने वाले चर अपने उपयोग, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अब देखो, अब आता है आपका कंट्रोल वेरिएबल। एक्स्ट्रा नॉस पता लग गया, एक्स्ट्रा से नाम क्लियर है आपको कि जिस चीज की हम स्टडी नहीं कर रहे वो आ गया है। और जब पूरी तरह से एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल ने इफेक्ट डाल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल पर, तो कौन सा हो जाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल। ओके जी, मैम नहीं समझ आया, ओके, वेट करना अभी 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं दोबारा से। ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और ये था डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सट्रानॉस वेरिएबल आया सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग्स आए, एक्सट्रानॉस वेरिएबल, ये ऐसा वेरिएबल था जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे थे, ये अपने आप से आ गया। हम तो स्टडी कर रहे थे पीपीटी और बुक्स की, मीन्स इंटरवेनिंग वेरिएबल था जिसने हमको जोड़ा था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है हमने क्या लिया था, टीचर। डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है हमने क्या लिया था, स्टूडेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नॉस वेरिएबल आ गया सॉन्ग। अब क्या हुआ कि अगर सॉन्ग का फुली इफेक्ट पड़ गया स्टूडेंट के ऊपर, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं सुन रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल बात नहीं सुन रहा, और वो क्या सुन रहा है, सॉन्ग्स। तो ये हो गया कंफाउंडिंग वेरिएबल। क्लियर है? कौन सा हो गया, कंफाउंडिंग। हिंदी में भी कंफाउंडिंग ही लिखा है यहाँ पे। स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच में आता है कि बाहरी वेरिएबल, बाहरी क्या है, सॉन्ग है बाहरी वेरिएबल। तो वो हो गया आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल, और उसने पूरी तरह से इफेक्ट डाल दिया है आपके आश्रित चर पर। ओके, नेक्स्ट देखो, कंट्रोल वेरिएबल बताया था आपको कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, जो उनका टाइम है ना, मीन्स की ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो फिक्स है, ठीक है, जिसको हम चेंज, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर जो कांस्टेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपका, कंट्रोल या कंट्रोलिंग वेरिएबल हैव नो इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल एंड आर ऑफ्टन केप्ट द सेम थ्रू आउट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रिवेंट बाइस, और बाइसनेस से बचाता है। मीन्स की अगर मैं बात करूं ये अनबाइस्ड होगा, ठीक है, और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसको, मीन्स ये कांस्टेंट रहता है और फिक्स्ड रहता है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है आपकी कंट्रोल वेरिएबल की। एक्सपेरिमेंटल में भी हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं कंट्रोल वेरिएबल, और विद डिटेल मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो आपका कांस्टेंट रहता है, जिसको चेंज नहीं करते, और जो फिक्स्ड रहता है। और ये कब होता है, सपोज आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जब स्टडी कर रहे हैं, जो आपका कंट्रोल वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल टाइम है, तो टाइम क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, टाइम को चेंज नहीं कर सकते। ओके जी, क्लियर है? हाँ जी, पढ़ाई छोड़ दी पूरी तरह से और सॉन्ग सुनने लग गए तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया। और जब बाहरी चर आया, मीन्स की बाहरी वेरिएबल जब आया तो वो एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया। सॉन्ग सिर्फ आया है अभी, और वो किस पे इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करेगा। बट अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ने रिस्पॉन्स दे दिया, स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया आपके बाहरी चर को, मीन्स एक्सटर्नल वेरिएबल को, तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया। पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात को छोड़ के वो हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल में मगन, मीन सॉन्ग में मगन हो गया। जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये अनबाइज्ड है, कांस्टेंट है और फिक्स्ड है, ठीक है। और कंपोजिट वेरिएबल कहीं ना कहीं नाम से क्लियर हो रहा है, आर ऑफ्टन मेड अप ऑफ टू और मोर वेरिएबल दैट आर हाईली रिलेटेड टू वन अनदर। यहाँ पे क्या हो गया, दो से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के तीन चार वेरिएबल हमने इकट्ठे ले लिए, इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, तीन चार वेरिएबल्स को हमने एक साथ ले लिया, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट वेरिएबल। कॉम्बो, जैसे हम बोलते हैं ना, कॉम्बो बन गया इनका सारा, कॉम्बो। समग्र चर अक्सर दो या दो से अधिक चर से बने होते हैं जो वैचारिक या सांख्यिकीय रूप से एक दूसरे से अत्यधिक संबंधित होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आपका इंटरवेनिंग, मॉडरेटर, ये सारी चीजें मिलकर बनेगी आपकी कॉम्पोजिट वेरिएबल। क्लियर है सभी को? और ये एज इट इज जो यहाँ पे लिखा है ना, नो इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल्स और मेड अप टू और मोर वेरिएबल्स, ये एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन बन के आए यहाँ से। और जैसा कि एक्सटर्नल वेरिएबल में लिखा है, अफेक्ट द आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एज इट इज, क्वेश्चन बन के आए आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज इनको याद कर लेना साथ के साथ ही, और आज ही नोट्स भी बना लेना और याद कर लेना। क्लियर है सभी को?
ओके, चलिए फिर नेक्स्ट, ये होता है जो आपका कंप्लीट, वेरिएबल्स कंप्लीट होते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है वेरिएबल से रिलेटेड तो पूछ लो एक बार। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कॉज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा आपका? न्यूमेरिक। और कौन सा? इंटरवल एंड आपका रेशो। क्वालिटेटिव कौन सा आपका? नॉन न्यूमेरिक। और कौन सा आपका? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा है? जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होता है, फॉर एग्जांपल पीपीटी एंड बुक्स, इन दोनों को जो आपस में जोड़ता है। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ या वीकनेस देता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ या वीकनेस देता है। एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल क्या है? एक्स्ट्रा वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक्स्ट्रा है, जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे, जो खुद ब खुद आ गया, हमने इसको नहीं बुलाया, ये अपने आप आ गया एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल। और किस पे इफेक्ट करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करेगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करेगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल, कि जब हम एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल की पूरी बात सुन लेते हैं, और जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल की पूरी बात सुनता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, कंफाउंडिंग हो गया। कंट्रोल वेरिएबल क्या हो गया? जब कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसको चेंज नहीं कर सकते, और वो सेम रहेगा, अनबाइज्ड रहेगा आप लोगों का, और फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जब पढ़ाई कर रहे हैं तो जो टाइम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 7 PM टू 8 PM पढ़ते हैं, तो ये क्या है? ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है। क्लियर है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारी फिक्स्ड है। कॉम्पोजिट वेरिएबल क्या हो गया? जब 3-4 वेरिएबल आपस में मिल जाते हैं तो वो हो जाता है आपको कॉम्पोजिट वेरिएबल। वेरिएबल्स में नो डाउट। क्लियर हो गया सभी को? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट वेरिएबल्स। हाँ जी, हाँ, एग्जाम को छोड़कर इधर उधर ध्यान देने लगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया मैम। हाँ जी, एग्जाम को छोड़कर, ठीक है, एग्जाम को छोड़कर इधर उधर ध्यान देने लगे। अब देखो ध्यान भटकना, ठीक है, स्टूडेंट का ध्यान भटकना, ठीक है, एक्सटर्नोस वेरिएबल हो गया, बट आप पूरी तरह से छोड़ दिया आपने एग्जाम को और आप उसी में, उसी धुन में नाचने लगे एग्जाम को छोड़कर, तो कंफाउंडिंग हो जाएगा। क्लियर है जी? वेरिएबल्स करिए। अब नेक्स्ट आपका स्टाइल ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल ऑफ रेफरेंस में हम क्या देखेंगे? एपीए, एमएलए एंड चिकागो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज याद रखना, पहले तो इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, फिर चाहे आपका वो एपी है चाहे एमएलए है। चिकागो की तो चलो कोई फुल फॉर्म नहीं है। साथ के साथ कहाँ यूज होते हैं? एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड आपका साइंस में यूज होता है। और जो आपका एमएलए है वो कहाँ यूज होता है? ह्यूमैनिटीज में यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। मैम क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, क्वेश्चंस कैसे होंगे वेरिएबल्स के, बुक तो थी मेरे पास बट कहीं और रखी है वो। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आपका एक्सटर्नोस वेरिएबल है ना, जैसे मैंने बताया था एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो मुझे याद आ रहा है, एक्सटर्नोस वेरिएबल इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट या रॉन्ग? एक्सटर्नोस वेरिएबल इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट या रॉन्ग? ऐसे क्वेश्चन था, पूछा गया एग्जाम में, एक्सटर्नोस वेरिएबल इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है कि गलत है? रॉन्ग। किस पे इफेक्ट करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाता है वेरिएबल क्या है, तो जिसको वेरी किया जा सके, जिसको चेंज किया जा सकते, वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कॉज है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है? इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट वेरिएबल को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों? हाँ अच्छा, वो पिछले क्वेश्चन का डिपेंड वेरिएबल इफेक्ट। हाँ जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वाली और क्वांटी में तो पता ही है, फिर आपको न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक पूछा जाएगा आप लोगों का, इंटरवल या फिर आपका रेशो या फिर आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल पूछा जाएगा। और साथ के साथ जो आपके हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में करे थे पार्ट 2 में, तो वो वाले पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका एंथनोग्राफी था, केस स्टडी था, नरेटिव था, ग्राउंडेड थ्योरी थे, आप लोगों की काफी चीजें हमने पढ़ी थी, फोकस ग्रुप था, वो सारे क्वालिटेटिव के थे। क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल था आप लोगों का, और आपका डिस्क्रिप्टिव था, और भी जो थे, ठीक है, वो हमने पढ़े थे।
क्वांटिटेटिव में, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। 10 नंबर वाले वेरिएबल रिपीट करें। 10 नंबर तो मैंने गिना ही नहीं, ऐसा नहीं गिना मैंने 10 नंबर 20 नंबर। मुझे नहीं पता कौन सा 10 नंबर, नाम बताओ, नाम बताओ। सृष्टि जी नेम बताओ, कौन सा 10 नंबर। सृष्टि जी नेम बताओ आप, कौन सा। एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किए वेरिएबल ना, कौन से किस नंबर पे। आप तो बड़े तेज हो। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, हाँ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल भी आप लोगों का क्या था, क्वांटिटेटिव नेचर था। कॉम्पोजिट वेरिएबल पूछ रहे हो। कॉम्पोजिट वेरिएबल जब 2 3 4 वेरिएबल इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ना, मोर देन 2 वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। देखो हमारे पास ओनली कितने, हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी कर रहे थे। बाकी जो एक्सटर्नल वेरिएबल था ये तो अपनी मर्जी से आ गया। इंटरवेनिंग वेरिएबल चलो हमारे लिए जरूरी था, ठीक है। और कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल का बड़ा भाई निकला, ठीक है। अब देखो कॉम्पोजिट वेरिएबल आपके वो वेरिएबल होते हैं जहाँ पे 3 4 वेरिएबल को आप स्टडी करते हो, एक ही वेरिएबल को नहीं, ओनली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं, बल्कि 3 4 वेरिएबल की आप यहाँ पे स्टडी करते हो, तो वो हो जाता है आपका कॉम्पोजिट वेरिएबल। अच्छा, वो जो स्टार्टिंग की स्लाइड में नंबर दिए थे, ओके ओके ओके। 10वां नंबर, ठीक है, यहाँ पे मोर देन 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल, ये जब हम स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कॉम्पोजिट वेरिएबल। ओके जी। अब देखो क्या याद रखोगे आप स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस में, ये क्या कहाँ पे काम आता है आपका, जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो या फिर जब आप रिसर्च पेपर बनाते हो तब काम आता है ये, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, इज यूज्ड बाय एजुकेशन साइकोलॉजी एंड साइंसेस, ठीक है। और एमएलए की क्या फुल फॉर्म है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल इज यूज्ड बाय ह्यूमैनिटीज। चिकागो, चिकागो का क्या है आपका, चिकागो टुर्बियन शैली स्टाइल इज जनरली यूज्ड बाय बिजनेस हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट। ये एग्जाम में पूछे गए। ह्यूमैनिटीज की बात आएगी तो एमएलए कर दोगे, और एजुकेशन और साइकोलॉजी साइंस की बात आ गई तो एपीए कर दोगे, चिकागो की बात आ गई तो बिजनेस हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स कर दोगे। पहले तो आपने यही याद रखनी है तीनों चीजें। क्लियर है जी सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखनी है, और 1 मिनट इसका कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी बताऊं मैं आप लोगों को, इनके ईयर भी में भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एक्चुअली। 66 1929 आपका इसका ईयर है। स्टाइल ऑफ इसका एपीए का लिख लेना, ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, यही सिर्फ यहाँ पे ही बता रही हूँ। और आप लोगों का द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फाउंड इन एमएलए स्टाइल इन 1951 and the first MLA guidebook was published in 1970। फर्स्ट एमएलए बुक पब्लिश हुई थी आपकी 1977। ये भी याद रख लेना साथ के साथ ही। चिकागो का कोई ईयर नहीं दिया है, बस ये ईयर दिया 1929 और 1951, याद रख लेना, पूछा गया एग्जाम में ईयर भी। क्लियर है सभी को, ईयर भी पूछा गया एग्जाम में तो याद रख लेना। इसके एक डिफरेंस की मैं इमेज भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए, एमएलए और एपीए में क्या डिफरेंस है, चिकागो में क्या डिफरेंस है, इसकी इमेज अटैच कर दूंगी। मैम ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये स्टाइल ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं या फिर जब हम रिसर्च पेपर बनाते हैं ना, तो वहां पर ना हमें कुछ स्टाइल्स यूज करने होते हैं। वो होते हैं आपके या तो एपीए स्टाइल होता है, जैसे कि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी या साइंस से रिलेटेड हो तो एपीए स्टाइल को यूज करोगे। और एमएलए होता है आपका, अगर आप ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो तो एमएलए स्टाइल यूज करोगे। चिकागो होता है आपका, अगर आप बिजनेस हिस्ट्री और फाइन आर्ट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो चिकागो स्टाइल को यूज करते हो। ये स्टाइल है जो जिनको यूज किया जाता है रिसर्च में, ठीक है। क्लियर है जी सभी को। अब देखो यहाँ पे, ये तो हिंदी में भी वही, उपयोग शिक्षा, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान द्वारा, और इसका ह्यूमैनिटीज मानविकी, और इसका व्यवसाय इतिहास और ललित कला द्वारा किया जाता है। चिकागो का, शिकागो। एपीए स्टाइल में क्या होता है, ये चीज हमेशा याद रखना, जो ईयर है ना एपीए स्टाइल में हमेशा स्टार्टिंग में आता है, जैसे 2009
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एमएलए में क्या याद रखोगे, जो ईयर है ना आपका हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एमएलए स्टाइल का दिया होता तो ईयर जो आना था वो आपका यहाँ पे आना था 2009, लेकिन यहाँ पे एपीए स्टाइल का एग्जांपल दिया है तो 2009 मीन्स ईयर जो है वो फर्स्ट रहेगा। और ये रहता है आपका जी नेम, ठीक है, द मार्क्ड इन द प्लेटो रिपब्लिक क्लासिकल और ये वाले ये सारी चीजें, ठीक है। और शिकागो में क्या है याद रखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मान लो 2.7 होगा कहीं पे, तो उसको 2 नंबर ऐसा करके देंगे, फिर 7 लिखेंगे, सॉरी डॉट नहीं लगना था, ऐसे करके देंगे शिकागो में। ये हो गया कॉमा, ये हो गया डॉट, और ये हो गया ऐसे करके। जैसे यहाँ पे भी हम 2.7 लिखेंगे सपोज किसी चीज को, और एमएलए में भी हम 2.7 लिखेंगे सपोज, बट शिकागो में सिर्फ ये डिफरेंस रहता है, शिकागो होता है आपका एमएलए की तरह है, ठीक है, एमएलए की तरह है, शिकागो में भी ईयर लास्ट में आता है, लास्ट में आता है ईयर। और जो आपका एपीए है वहां पे ईयर स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। ईयर स्टार्टिंग में आएगा, एमएलए में लास्ट में ईयर आएगा, शिकागो में लास्ट में ईयर आएगा। और 2.7 सपोज यहाँ पे 2.7 है, 2.7 है, बस यहाँ पे इतना सा डिफरेंस रहता है कि 2 नंबर ऐसे दिया जाता है, फिर 7 लिखते हैं, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, पूछे गए एग्जाम्पल। तो मैं तो जब मैं अपने टाइम में सॉल्व करती थी तो मैं तो ईयर से पहचान लेती थी। एपी और एमएलए का ही पूछा गया है मेरे टाइमिंग में, तो अभी पता नहीं मुझे शिकागो वाला मैंने क्वेश्चन देखा नहीं वैसे अभी तक एग्जाम में, बट एपी और एमएलए की फुल फॉर्म बहुत पूछी गई है, ईयर भी पूछा गया है एक आधी बार, और आप लोगों का ये एग्जाम्पल दिया रहता है, तो ये पूछा जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है एपी स्टाइल जो एग्जाम्पल है वो एमएलए का है, एपी का है, शिकागो का है, किसका है, तो वहाँ पे आंसर देना होता है। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं ईयर याद करती थी कि जो ईयर होता है एपीए में वो फर्स्ट में आता है, लेकिन एमएलए में जो ईयर आता है वो लास्ट में आता है। इंग्लिश रिसर्च पता नहीं मुझे किस में आएगा रेखा जी, अभी तो एपी और एमएलए का मुझे यही पता है, बिकॉज मैंने खुद भी अभी रिसर्च प्रपोजल रिसर्च पेपर नहीं लिखे, तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हाँ ये रिसर्च में यूज होते हैं आप लोगों के स्टाइल्स। अब देखो एमएलए यहाँ पे देख लो यार, जो मैं बात बोल रही थी आप लोगों को, लास्ट में आता है ये यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने ना इसकी इमेज अटैच करनी थी, आज टाइम नहीं लगा मुझे, कंटिन्यू पीपीटी बना रही थी, कंटिन्यू पीपीटी, ठीक है। तो मैंने इमेज अटैच करनी थी ना, उसमें सब कुछ दिया है, अभी मैं कल तक इमेज अटैच कर दूंगी ना, उसमें डिफरेंस बिटवीन एपी और एमएलए दिया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर समझना, ठीक है। फुल फॉर्म किसकी, एपीए की बताई तो थी फुल फॉर्म, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एमएलए की मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एग्जाम में पूछी गई है ये फुल फॉर्म। और 1929 हो गया आपका एपीए का ईयर, और आपका एमएलए का ईयर हो गया आपका 1951, और इसकी फर्स्ट बुक जो थी वो 1977, फर्स्ट एमएलए बुक जो थी, इंग्लिश एमएलए में आएगा। अच्छा, कॉमर्स में तो एपी स्टाइल आता है वैसे, जहाँ तक नहीं एपी आता है, पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा ये, मैंने पढ़ा भी नहीं काफी टाइम से ना ये वाले स्टाइल। अब देखो सम टर्म्स आर यूज्ड इन रेफरेंसेस, एमएलए लास्ट में यार, हाँ। और इसको पता है इसका निमोनी क्या बनाना है, कि जो एमएलए है ना वो लास्ट में आता है, मीन्स कि जैसे बोलते हैं ना कि जो वीआईपी होते हैं वो तो लास्ट में आते हैं जी, ऐसा नहीं है कि एमएलए पहले ही आके बैठा होगा, आपको पता ही है कि एमएलए कब आते हैं, लास्ट में आते हैं जब पूरी पब्लिक आ जाती है। क्लियर है, तो ये इसका निमोनिक बना लेना कि जो एमएलए है वो लास्ट में आता है, मीन्स क्या क्या लास्ट में बनाएंगे हम ईयर, कहीं ना कहीं हो जाएगा आप लोगों का फिर ये। और एपीए ए का बना लेना, ए आपको पता है फर्स्ट लेटर है, तो इसका क्या निमोनिक बना लेना, फर्स्ट लेटर है तो ईयर इसका फर्स्ट में आएगा, ऐसे निमोनिक बना लिया करो कुछ भी, बस एग्जाम में याद रखनी है चीजें। हाँ पीडीएफ में फुल फॉर्म रहेगी, बस ईयर नहीं रहेगा सृष्टि जी। 1929 एपीए और एमएलए 1951, फर्स्ट बुक पब्लिश हुई आपकी गाइड बुक एमएलए की, वो हुई है 1977। इंपॉर्टेंट है ईयर इसलिए बता रही हूँ, पूछा गया एग्जाम में एक बार 1929 ईयर पूछा गया था एपीए का, तो फिर याद रखने वाली चीज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, वहां से बहुत गाइडेंस मिल जाती है आपको, बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट चलो प्लीज इसको भी कवर कर लेते हैं, सम टर्म्स यूज्ड इन रेफरेंसेस, आईबीआईडी मैंने बोला था और एग्जाम में पूछा गया था ना क्वेश्चन, आईबीआईडी का क्या मतलब है, द सेम, ठीक है, सेम, इसको पढ़ लेना बाकी।
कीवर्ड है ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसका अर्थ है वही। ठीक है, IBID लैटिन इबेडम का संक्षिप्त रूप जिसका अर्थ है वही, ये कीवर्ड है। एग्जाम में पूछा गया था ना, अभी जब हमने PYQs कर रहे थे 2023 के फैब वाले मंडे ट्यूसडे को, तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको। OP.ELT abbreviation for the Latin opus citatum which means the work cited, कीवर्ड है ये, वर्क साइटेड हो जाएगा आपका OP.ELT। लॉग CIT की अगर हम बात करें, लेटिन फॉर द एट द प्लेस साइटेड, ये कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, एट द प्लेस साइटेड। अगर हम द सेम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका रेफरेंस, IBID। और अगर हम वर्क साइटेड की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका OP, वो वाला CIT जो भी। ठीक है, और अगर हम आपकी प्लेस की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, लॉक। लॉक से तो नेम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, लॉक लोकल मीन्स की प्लेस। ठीक है, ऐसा करके इसका बना देना, लॉक CIT। प्लेस की बात करें, ये क्या होता है ना, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो वहां पे जो मान लो कि सेम, मान लो कि मैंने एक पेज में कुछ लिखा है तो एज इट इज सेम वही जगह पे दूसरे पेज में वहीं पे लिखूंगी उसको, तो वो हो जाएगा IBID। और अगर हम प्लेस की बात करें, है ना, इसमें ऐसा ऐसा रहता है कुछ, वर्क साइट एज इट इज वर्क हो जाएगा, एज इट इज आप लोगों का डाटा रह जाएगा, और एज इट इज प्लेस रह जाएगा कि सेम प्लेस पे मैंने अटैच कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये देख लेना एक बार खुद अपने बिहाफ पे भी इनको, जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे होंगे या रिसर्च प्रपोजल बनाए होंगे उनको पता होगा। सेम प्लेस, वर्क साइटेड, और आप लोगों का द सेम। ठीक है, IBID रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा रहता है ना ये, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने अभी 9 PM करनी है क्लास, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ या फिर रिसर्च प्रपोजल लिख रही हूँ, अब मान लो द सेम, जो मान लो ये है मेरे पास पैरामेट्रिक। ठीक है, अब एज इट इज इस पैरामेट्रिक को मैंने दूसरे पेज में भी लिखना है, एज इट इज लिखूंगी मीन्स की सेम। फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या होगा, मेरी कौन सी टर्म यूज होगी, IBID। अगर मान लो मेरा प्लेस है, ठीक है, ये पैरामेट्रिक है, और जिस जगह पे मैंने यहाँ पे पहली जगह पैरामेट्रिक लिखा है ना, और दूसरी जगह पे भी सेम प्लेस पे मैं लिखूंगी पैरामेट्रिक, तो वो हो जाएगा मेरा कौन से वाला, लॉक। ठीक है, लॉक ICT। और कौन सा था आपका, वर्क साइटेड। ये भी देख लेना एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास है जी आप लोगों की। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लो। 9 PM मिलते हैं। 9 PM हम करने वाले हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका आज के आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और जिसकी PDF है वो मैं कल आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कल संडे है, कल PDF अपलोड कर दूंगी। इसका ना नोट्स ऐसे ही बनाना। ठीक है, OPCIT का कर लेना आपने, वर्क साइटेड लोकल का कर लेना जो भी है सेम प्लेस, और उसका IPDI का कर लेना सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। 9 PM मिलते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर प्लीज ज्वाइन कर लेना। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे आज हम, और मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर मंडे को मेरी क्लास ऐप पर होती है तो पीपल एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। मंडे से आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, 9 PM क्लास है जी यूट्यूब पर, ऐप पर नहीं है, यूट्यूब पर है 9 PM। आपकी होगी रेखा जी ऐप पर शायद, सेकेंड पेपर की क्लास होगी, तो पेपर 1 की क्लास है। हाँ जी, मेरी क्लास है 9 PM आज यूट्यूब पर। फिर से मैं ही मिलूंगी आपको देखने के लिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं फिर टुडे, यस टुडे।